गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? चलिए, पीछे हमने स्टार्ट करा था आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। माफ़ी चाहता हूँ लेक्चर लेट आ रहा है आपके पास कुछ कारण की वजह से, पर अब लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपको याद होगा तो हमने हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, ये हमने पढ़ा था आपका। और हमने कहा था कि हमें 3 शब्दों के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या होता है, बिजनेस पॉलिसी क्या होता है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। ये कमज़ोर था, स्ट्रैटेजी फिर थोड़ा बेटर आया और ऐसा हम तो दी बेस्ट है आपके पास। आगे देखेंगे। फिर आपको बताया था, हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ बस मैं आपको। फिर आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, स्ट्रैटेजी का जो संबंध है किसके साथ है, वॉर के साथ है। और आज की डेट में बिजनेस भी हमारा किससे संबोधित है, आपका वॉर से है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल की बात करेंगे। अमेरिका ने क्या बोला चाइना को कि तेरे पर टैरिफ लगा देंगे। कितना लगा देंगे? 100% का लगा देंगे। और ये अपने में बहुत बड़ी न्यूज़ है। और अभी पिछले फ्राइडे वाले दिन क्रिप्टो करेंसी कितनी भयंकर तरीके से गिरा। रात को 3:15 बजे ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट आई कि भैया हम तो 1 नवंबर से चाइना के ऊपर टैरिफ लगा देंगे 100% का। तो इसको वर्ल्ड वॉर से कम नहीं माना जाता बेटा। भाई चाइना के जो व्यापारी हैं उन्होंने काफ़ी सारा सामान बना लिया अमेरिका में बेचने के लिए। ट्रम्प साहब ने कह दिया कि भैया आपका जो माल है वो हम 100% टैरिफ लगा देंगे। तो जाहिर सी बात है भैया, कॉस्ट बढ़ जाएगी। 10,000 का जूता पता नहीं 25-30,000 में बिकेगा, और भी खर्चे आ जाते हैं। हालांकि 100% का मतलब 20,000 होता है, पर और खर्चे में इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, सामान महंगा होगा तो सामान कम बिकेगा, ये बात तो बड़ी क्लियर है। गाड़ी सस्ती होगी ज़्यादा बिकेगी, गाड़ी महंगी होगी, मर्सिडीज होगी 80 लाख की, 2 करोड़ की, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की होगी तो कम बिकेगी। ये तो एक सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है हमारे पास। तो अब चाइना के व्यापारियों के पेट पे लात मारने वाली बात होगी, उनके बच्चों को भूखा मारने वाली बात होगी, तो टैक्स करने वाली बात होगी, सुसाइडल टैक्स बड़े सारे हो जाएंगे, काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। तो डेफिनेटली गोली नहीं मारी, पेट पे लात मार दी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो हमने कहा था स्ट्रैटेजी का संबंध वॉर के साथ आया था, वॉर का संबंध लेटेस्ट से आज की डेट में बिजनेस के साथ हो गया है। और फिर मैंने आपको जानकारी दिया था, बड़े सारे हमारे दुश्मन होते हैं बिजनेस के अंदर। आपको बताया था मैंने क्या होता है, गवर्नमेंट होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, सप्लायर होता है, टेक्नोलॉजी होता है ना, कस्टमर होता है, कॉम्पिटिटर होता है हमारे पास, आपकी सोसाइटी होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये सब बड़े सारे हमारे पास क्या आपके दुश्मन थे। तो हमने कहा स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, गेम प्लान है हमारे पास। स्ट्रैटेजी के दम पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो मार्केट की पोजीशन बना सकती है, कस्टमर्स के बारे में स्टडी कर सकती है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में स्टडी कर सकती है। कंपनी की जो ऑपरेशंस होती हैं कि हमारा सेल्स नाम का डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, मार्केटिंग नाम का डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, फाइनेंस नाम का डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा। तो हमने कहा स्ट्रैटेजी नाम का शब्द जो है वो कॉम्पिटिटर्स को भी मैनेज करता है, हमारे कस्टमर्स को भी मैनेज करता है, कंपनी के ऑपरेशंस को भी क्या करता है, आपका मैनेज करता है। और साथ ही साथ क्या करता है वो, कंपनी की मार्केटिंग पोजीशंस को भी मैनेज करता है। उसका हर कंपनी का मेन पर्पस क्या होता है कि उसका जो मार्केट का शेयर होता है, बाजार का जो शेयर होता है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। कोको कोला वाला क्या बोलेगा कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई 80% लोग मेरी बोतल पिएं और 20% पेप्सी की पी लें। पर अभी मार्केट में हमारे पास क्या आ गया, कैंपा कोला आ गया। तो कैंपा कोला भी क्या करेगा, अपनी मार्केट की पोजीशन बनाएगा, तो काफ़ी सारा पर्सन कोला का खा जाएगा, पेप्सी का खा जाएगा। हालांकि ये रियलिटी डेटा नहीं है, ये एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। या मान लो हमने कह दिया 50-50% का दोनों का बाजार है, या 55 या 45% का बाजार है, तो कैंपा कोला आके जगह बनाएगा और अपनी मार्केट की पोजीशन बनाएगा। तो उसने भी स्ट्रैटेजी बना रखी है। ठीक है जी। तो अगर स्ट्रैटेजी कंपनी बनाती है तो वो कॉम्पिटिटर्स को भी मैनेज कर सकती है, कस्टमर्स को भी मैनेज कर सकती है, कंपनी के ऑपरेशंस को भी मैनेज कर सकती है। और जो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी वो क्या कर सकते हैं, आपका अचीव कर सकते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आने वाले समय में हम डीपली स्टडी करेंगे। बताया था हमारे पास विजन होता है, मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, वी मॉक कहते हैं उसको। और विजन से क्या मतलब है, मिशन से क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव और गोल से क्या मतलब है, वो आने वाले समय में आपको बता देंगे।
इसके बाद हमने क्या बताया था कि जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी लॉन्ग रेंज कैटेगरी को बिलोंग करती है, जो कि कंपनी के इमेज के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में और डेस्टिनेशंस के बारे में दर्शाती है हमारे पास। और अगर किसी कंपनी ने स्ट्रैटेजी लगा ली है अपनी कंपनी के अंदर, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ की मैनेजमेंट को बाहर निकाल दो, ये हमारा सब्स्टिट्यूट बन चुका है ना। हम ये नहीं कह सकते कि भैया कि जो भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है या साउंड बेस्ड मैनेजमेंट है या अलर्ट मैनेजमेंट है, उसको उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि अब हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट आ चुका है जिसको हमने स्ट्रैटेजी का नाम दिया हुआ है। तो ये सारी जानकारी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी। आज एक हम बड़ा प्यारा सवाल पढ़ने जा रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी को हम परफेक्ट बना सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी को हम फ्लॉलेस बना सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी को हम ऑप्टिमल बना सकते हैं? हालांकि इस सवाल के बारे में भी मैंने आपको डिस्कशन दिया था। हमने कहा था स्ट्रैटेजी कभी भी 100% परफेक्ट आपकी नहीं बन सकती। अगर आप बोलो जी मैं 100% परफेक्शन चाहता हूँ, तो डैट थिंग इज़ नॉट पॉसिबल। अकाउंट्स में 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, टैक्स में 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, ऑडिट में तो कतई नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि भैया 100% क्या स्ट्रैटेजी हमारी बन सकती है हमारे दुश्मनों के अगेंस्ट, हमारे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट, हमारे कस्टमर्स के अगेंस्ट, हमारे सप्लायर के अगेंस्ट, हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट 100% परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ही मुश्किल है। दैट थिंग इज़ नॉट पॉसिबल। क्या वो फ्लॉलेस हो सकती है? क्या बिना कमी के बन सकती है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जी। हर स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ कमी होती है। नोकिया नंबर 1 होने के बावजूद कमी रही, कोडैक नंबर 1 होने के बाद भी कमज़ोरी रही। एप्पल की बात करेंगे, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है फिर भी कमज़ोरी रही। कमज़ोरी क्या रही? महंगा बहुत ज़्यादा है यार, हर आदमी नहीं खरीद सकता। तो क्या उनके पास 100% मार्केट शेयर आया? बिल्कुल नहीं आया भैया। तो क्या स्ट्रैटेजी हमारी परफेक्ट हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। फ्लॉलेस हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ऑप्टिमल हो सकती है? ऑप्टिमल का मतलब क्या था? ऑप्टिमल का मतलब था हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और आपको याद होगा मैंने बताया था कंपनी को चलाने के लिए हमें बड़ी सारी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, बड़े सारे एम की रिक्वायरमेंट होती है। मनी की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, मेथड की रिक्वायरमेंट है, मार्केट की रिक्वायरमेंट है, मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मोटे मोटे शब्दों में हमने इन 7 एम की बात करी थी। मनी भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, मेथड भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए, और माल नहीं बिकेगा तो मोटिवेशन भी चाहिए। आप भी सीए कर रहे हैं तो सीए करते करते आपको क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए, है ना। कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। सीए के बच्चों को मोटिवेशन तब चाहिए होता है जब उसका कंटेंट कम होता है बेटा। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो आपको मोटिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मोटिवेशन बहुत ही बेकार शब्द है। 2 सेकंड के लिए आपको जोश में डाल देता है और फिर आपको थोड़े समय बाद ठंडा कर देता है। अगर आप रेगुलर है, कंसिस्टेंट है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी। तो चलिए, फिलहाल ये 7 रिसोर्सेज की हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्हीं 7 रिसोर्सेज का कंपनी क्या चाहती है? ऑप्टिमाइजेशन चाहती है। और ऑप्टिमाइजेशन को अचीव करने के लिए कंपनी क्या खेलती है? स्ट्रैटेजी खेलती है। इतना क्लियर हो गया? चलो, ये जानकारी भी शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दी थी। अब हमारे पास एक बड़ा खतरनाक शब्द आ रहा है। 1 मिनट होल्ड करना ज़रा। अगली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है? कह रहा है जो हम कंपनी में स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसका एक नेचर होता है। और वो नेचर क्या है? कि वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए हमारा? प्रैग्मेटिक होना चाहिए। और मेरे ख्याल से मैंने लास्ट लेक्चर यहीं पे छोड़ा था और आपको बोला था कि ढूंढना इसका मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल से हमारा क्या मतलब होता है, प्रैग्मेटिक से क्या मतलब होता है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल।
जीवन में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल आप होंगे उतना आप बढ़िया काम करेंगे। जब हम कहते हैं कि बी प्रैक्टिकल, तो यानी हम उसमें इमोशंस को साइड में रखने की बात करते हैं। और यकीन मानना कि जो आदमी जीवन में प्रैग्मेटिक होता है वो शेयर बाजार में खूब पैसा कमाता है। हालांकि हम कहते हैं कि शेयर बाजार में 90% जो लोग हैं वो पैसा गवाते हैं, घाटा खाते हैं, और मात्र 10% या 8% ही या 9% लोग पैसा कमाते हैं। तो उनका जो माइंड सेट होता है वो बड़ा ज़्यादा क्या होता है बेटा, प्रैग्मेटिक होता है, प्रैक्टिकल होता है। इमोशंस की कैटेगरी में वो नहीं आते। और ये प्रैक्टिकल होना इतना आसान काम नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हुई हैं हमारे पास। हमारे पास ब्रांड हुआ करता था नोकिया। मोबाइल फ़ोन में मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा था, नंबर वन इसका नाम था, जब तक बटन वाले फ़ोन थे। फिर ज़िंदगी हमारी आगे बढ़ती रही, टेक्नोलॉजी नहीं आती रही। हमारी ज़िंदगी में क्या आ गया, स्मार्टफोन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। बटन वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, स्मार्टफोन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इंटरनेट की डिपेंडेंसी हमारे पास ज़्यादा आ गई है। चाहे आप कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, चाहे आप टैबलेट की बात करें, चाहे आप मोबाइल फ़ोन की बात करें, या चाहे आप लैपटॉप की बात करें, या बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं जिसको हम सर्वर कहते हैं उसकी बात करें, इन सब के अंदर बेटा एक ख़ास चीज़ होती है और उसको हम कहते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा, मैंने कहा सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के। डीपीएस का ओलू। ओ का मतलब मेरे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बड़े छोटे शब्दों में मैंने आपको समझा दिया और बड़ा जल्दी समझा दिया। हालांकि आपको आई से वाले पढ़ाएंगे, जैसे वो कहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया होती है। पता सब है हमें कितनी बढ़िया होती है। तो मैंने यहाँ पे ये बोला कि भैया ये आपका डेस्कटॉप है, ये आपका टैबलेट है, ये आपका मोबाइल फ़ोन है, ये आपका लैपटॉप है, ये आपका सर्वर है। सबके अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, कंपलसरी सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी सर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? बिल्कुल होता है बेटा, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, एंड्रॉयड का नाम आपने सुना होगा, आपने iOS का नाम सुना होगा। एप्पल वाले जितने भी फ़ोन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास iOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सैमसंग की बात करेंगे, वीवो की बात करेंगे, ओप्पो की बात करेंगे, ठीक है, शाओमी की बात करेंगे, रियलमी की बात करेंगे, जितने भी रिमेनिंग मोबाइल फ़ोन्स है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एंड्रॉयड नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है हमारे पास। गूगल कंपनी का ब्रांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। तो नोकिया जब स्मार्टफोन की कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आया, हमने कहा ये मोबाइल फ़ोन है और किस कैटेगरी का है, स्मार्टफोन कैटेगरी का है, तो इसको नोकिया को भी क्या चाहिए था, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। और उसने ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो एंड्रॉयड का मना कर दिया था। दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट से मार्केट में फेमस थे। एक तीसरा वाला भी था जो घटिया था, जो नोकिया ने अपनाया था। इनफैक्ट 3 भी नहीं, 4 थे हमारे पास। हमने कहा एक घटिया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो नोकिया ने अपनाया था, और एक एंड्रॉयड था, एंड्रॉयड से हाथ मिलाना नहीं चाहता था, और iOS अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बेचता नहीं था। एप्पल वाला स्टीव जॉब्स भैया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बेचते नहीं थे। और एक हमारे पास फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कंप्यूटर की ज़िंदगी में फेमस था, जिसका नाम था विंडोज़। तो नोकिया ने सबसे पहले क्या करा, इस घटिया वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करा। अब ये घटिया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली नहीं था, तो डेफिनेटली क्या हुआ, नतीजा काम खराब हो गया। नोकिया मार्केट में धीरे धीरे पिट गया और काफ़ी ज़्यादा पिट गया, मार्केट शेयर खत्म हो गया। सैमसंग ने कब्जा कर लिया, सैमसंग ने कब्जा कर लिया, ओप्पो ने कब्जा कर लिया, वीवो ने कब्जा कर लिया, रियलमी ने कब्जा कर लिया, शॉमी ने कब्जा कर लिया, या और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन ने कब्जा कर लिया। पर नोकिया हमारा ढीठ का ढीठ, एडामेंट का एडामेंट रहा और ये मार्केट से बाहर हो गया। फिर भी देखो, उसकी ने कहा चलो यार दोबारा बाउंस बैक करते हैं। तो बाउंस बैक करने के लिए उसने कहा कि ठीक है भैया, अभी भी नहीं सुधरा, कहता चलो मैं विंडोज़ नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा। और उसने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ, बिल गेट्स भैया के साथ हाथ मिला लिया और बोला जी आपका विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को दे दो, मैं नोकिया के फ़ोन में उसको चलाना चाहता हूँ। अब इसमें दो राय वाली बात नहीं कि विंडोज़ हमारा बड़ा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके संपर्क में, जब मैं डेस्कटॉप की बात करता हूँ, जब मैं लैपटॉप की बात करता हूँ, तो वहाँ पे विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बेटा वही काम करता है जिसको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, वही काम कर सकता है। अब यहाँ हमारी काम वाली बाई है, यहाँ हमारे रिक्शे वाले हैं, यहाँ हमारे सलून वाले हैं, या मान लो हमारे पास एक ऐसी जेंट्री है जिसके पास ज्ञान नहीं है विंडोज़ नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में।
हम मान लो हमारे पिताजी हैं, अब डेफिनेटली पिताजी में एक एज गैप आ चुका है, वो टेक्नोलॉजी को अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, तो उनको विंडोज़ के बारे में जानकारी नहीं था। तो क्या ये नोकिया हमारा मार्केट में बिक पाएगा? किसी भी एंगल से बिक नहीं पाएगा। तो उसने सबसे पहले क्या करा, घटिया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करा, फिर विंडोज़ वाला फॉलो कर लिया, और फिर जब वो पूरी तरह बर्बाद हो गया तो उसने कहा चलो दोबारा बाउंस बैक करते हैं, और अब क्या कहते हैं कि हम एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो जी, अब एंड्रॉयड का इस्तेमाल करके क्या करेगा भैया, अब तो मार्केट शेयर गया, कस्टमर वेट नहीं करता, कस्टमर को मोबाइल फ़ोन चाहिए, अगर आपका मोबाइल फ़ोन बढ़िया नहीं काम करेगा तो वो दूसरे के पास भागेगा। तो अब आप बताइए, उसने बाद में एंड्रॉयड को इस्तेमाल करना स्टार्ट करा जब गेम हाथ से निकल गई है। अब हमारे जो कस्टमर्स हैं वो दो कैटेगरी में कन्वर्ट हो चुके हैं, एक प्रीमियम कैटेगरी है, लग्जीरियस कैटेगरी है, एक टेक्नोलॉजी पसंदीदा कैटेगरी है, एक शो ऑफ कैटेगरी है जिसको हम एप्पल का नाम दे देते हैं, और एक हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, रीजनेबल कैटेगरी है, इंटरनेट के साथ काम करने वाली कैटेगरी है, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली कैटेगरी है, जिसको हमने क्या नाम दिया, एंड्रॉयड का नाम यहाँ पे दे दिया। तो सैमसंग मार्केट शेयर खा गया, आपका वीवो खा गया, ओप्पो खा गया, शाओमी खा गया, ठीक है जी, आपका रियलमी खा गया। तो ये सब खा गए शेयर, और अल्टीमेटली नोकिया के पास कोई भी शेयर नहीं रहा। मार्केट का नंबर 1 खिलाड़ी होने के बावजूद भी मार्केट से आउट हो गया। और उसका मेजर कारण क्या है बेटा? मेजर कारण यही है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं निकला, वो अपने आप को बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर पाया, समय रहते चेंज नहीं कर पाया। उस नोकिया को पता होना चाहिए था भैया आप टेक्नोलॉजी के बिजनेस में हैं, और टेक्नोलॉजी का बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलता है। टेक्नोलॉजी हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी चेंज होती है, आपको उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा। तो आपके सिस्टम को, आपके हार्डवेयर को, आपकी मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और उसने क्या करा, उसने नॉन प्रैग्मेटिक बातें करी, यानी उसने प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो ही नहीं करी। भाई तो नंबर 1 खिलाड़ी रह चुका है, तेरे को नहीं पता घटिया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली है ही नहीं है, बिगनर्स फ्रेंडली है ही नहीं है। विंडोज़ नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के वर्ल्ड में बड़ा फेमस रहा, क्योंकि बच्चे पहले कंप्यूटर कोर्स करते हैं, एमएस ऑफिस का कोर्स करते हैं, वहाँ पे विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम सीखते हैं। तो मोबाइल फ़ोन में तो डेफिनेटली हमारा लोअर क्लास भी है, और एक ऐसी क्लास भी है जिसको आईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पे विंडोज़ हमारा फेल कर गया। तो साफ कह रहा है कि जब कभी कंपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाने की बात करती है तो उसको दिमाग में ये धारण ना रखनी पड़ेगी कि भैया मेरी स्ट्रैटेजी को क्या होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कल को पलटी मारना है तो मैं पलटी मार लूंगा, कल को अगर मेरे को पलटी मारना पड़े तो मैं पलटी मार लूंगा। मेरे को नोकिया की तरह बिहेव नहीं करना, मेरे को कोडैक की तरह बिहेव नहीं करना, हमें पलटी मारना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रैटेजी के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, और वर्ड वो मेरे पास क्या है बेटा, आर्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। आर्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स नहीं, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। ये हमारा आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। अगर आप स्ट्रैटेजी नाम के शब्द की बात करेंगे तो हमने क्या बोला, इट इज कंसिडर्ड एज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ये कह रहा है भैया सब संभव है, आपको हमेशा अपनी जिंदगी में सेकंड बेस्ट चॉइस का हिसाब रखना पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना पड़ेगा, सेकंड बेस्ट चॉइस का हिसाब बच्चों रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप सीए करने की बात कर रहे हैं, अब सीए हम जानते हैं कितना कठिन काम है भैया। 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, 10,000 बच्चे पास होंगे, 10% बच्चे पास होंगे, और लेटर से वो सीए बन जाएंगे। अब ये जो मेरा 90,000 बच्चा ये क्या करेगा, ये फेल होगा। ये हर सीए वाले बच्चे को पता है कि हमारा रिजल्ट जो है 10% आएगा, 8% आएगा, इतना ही आएगा, 12% आएगा, इससे ऊपर रिजल्ट नहीं आएगा, बाकी सबको फेल होना पड़ेगा। तो फिर भी इनके पास कोई बैकअप प्लान है, होता है? बच्चों के पास नहीं होता, लगे रहते हैं गधों की तरह 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो यार हमें क्या करना चाहिए, एक सेकंड बेस्ट चॉइस के बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि किसी कारण से अगर सीए नहीं हो पाता, कोई प्रेशर आ गया, कोई पेपर की टफनेस आ गई, कोई मॉनिटर की टाइटनेस आ गई, कोई फैमिली की डिमांड आ गई, अगर हमारा सीए नहीं हो पाता तो हम बिल्कुल बेरोजगार ना बैठें। हमारे पास क्या होना चाहिए, सेकंड बेस्ट चॉइस होना चाहिए हमारे पास। अब सेकंड बेस्ट चॉइस आप कोई भी बना सकते हो। आप चाहो तो इतना ज्ञान आपके पास हो जाता है, अपनी फर्म खोल लो, आईटीआर भरना स्टार्ट कर दो, जीएसटी भरना स्टार्ट कर दो। आजकल तो जीएसटी का बड़ा तगड़ा स्कोप है, 2,000 रुपये महीना जीएसटी वाले ले लेते हैं आराम से।
साल में कितने महीने पड़े हैं? 12 महीने हमारे पास पड़े हैं। कितना का धंधा हो गया? 24,000 रुपये हो गए एक क्लाइंट से। अगर तुमने यहाँ पे 100 क्लाइंट भी मेंटेन कर लिए, तुम आराम से 24 लाख का बिजनेस कर सकते हो साल का। 2 लाख रुपये तनख्वाह सीए को नहीं मिलती, 2 लाख रुपये की तनख्वाह, पता कर लेना ज़रा। और है क्या, तुमने इंटर का एग्जाम में टैक्सेशन पढ़ रखा है, तुम्हें बढ़िया ज्ञान है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन चाहिए, बाहर जाके कोर्स कर लेना। अगर नहीं तो दिल्ली में हो तो मैं ही करवा दूंगा, फ्री में करवा दूंगा, जितने भी सीए वाले बच्चे हैं। और कुछ नहीं, इतना पढ़ लेते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई करा, इतना बार पढ़ लेते हो कि तुम अकाउंट्स की खुद किताब लिख सकते हो। कुछ मत करो, सीधा मार्केट में उतर जाओ और टीचर बन जाओ भैया। टीचिंग में कितना पैसा है वो आप सबको पता ही है। ये भी आपके पास एक सेकंड बेस्ट चॉइस हो गया। नहीं सर, टीचर बनना पॉसिबल नहीं है, हमारी ज़बान नहीं चलती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बढ़िया सा कोर्स कर लो बेटा, ईआरपी सैप। ईआरपी सैप नाम का कोर्स है जो जिसका मैक्सिमम बेनिफिट कौन उठा सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उठा सकते हैं। ये दी बेस्ट सॉफ्टवेयर आपका है। सर ये तो बड़ा महंगा है, हमने सुना 3 लाख का कोर्स होता है, 3.5 लाख का कोर्स होता है, 2.5 लाख का कोर्स होता है, 1.5 लाख का कोर्स होता है। मेरे पास आ जाना बेटा, मेरे पास आ जाना, आपके लिए फ्री करवा दूंगा। ईआरपी सैप में इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा, इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा, इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा कि जो बैंगलोर में जो इंस्टीट्यूट बैठा हुआ है जो 3.5 लाख रुपए लेता है, उससे बढ़िया ज्ञान आपको होगा। ओपन चैलेंज है। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाना, किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं हो पाओगे। हाथ जोड़ेंगे वो आपके सामने कि हमारी कंपनी में काम कर लो। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया हमारे साथ निराशा लग जाएगी अगर हम सीए नहीं बनेंगे, तो भैया हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। अगर हम कंपनियों की स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी की भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो साफ कह रहा है कि भैया स्ट्रैटेजी का एक नेचर होता है, ये फ्लेक्सिबल होती है, प्रैग्मेटिक होती है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी होती है, और ये सेकंड बेस्ट चॉइस अपने यहाँ पे इंक्लूड करके रखती है। ठीक है भैया। हमें पता है, चाहे व्यापार की बात करो चाहे ज़िंदगी की बात करो, हमारी ज़िंदगी में फेलियर्स आते हैं बेटा। 8-10 चीज़ें हमारी फेल होती हैं, तब जाके एक बढ़िया होती है हमारे पास। और जितने बड़े बड़े लोग अमीर बने, खरबपति बने, उनके 100 प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं। और जब डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में फेलियर आता है तो आप सभी जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन भी हमारे पास आती है, डिप्रेशन आता है हमारे पास, एंग्जाइटी आती है हमारे पास। हम जीवन जी रहे हैं, हम इंसान हैं, तो भैया हमें जीवन में क्या देखना पड़ सकता है? सडन इमरजेंसी देखनी पड़ सकती है, पैंडमिक देखना पड़ सकता है, अचानक हमारा कोरोना आ जाता है। ये हमारी सडन इमरजेंसीज होती हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास प्रॉपरली अलाउंसेस होने चाहिए। आप साउंड स्ट्रैटेजी बनाइए, बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाइए, अपनी तरफ से परफेक्ट बनाइए, फ्लॉलेस बनाइए, ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी में डालिए। पर डेफिनेटली हमारी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बड़े तरह के अलाउंसेस के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, हिसाब किताब रखना पड़ेगा। क्योंकि भैया कंपनी वालों से क्या हो जाती है? मिस कैलकुलेशन हो जाती है। क्या नोकिया से मिस कैलकुलेशन हुई है? बिल्कुल हुई है। हम तो अनपढ़ आदमी, हम तो यहाँ बात बैठ के आराम से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हालांकि वो कंपनी नंबर 1 भी रही है भैया, ऐसी बात नहीं है। हमारे जैसा अनपढ़ आदमी उस कंपनी के बारे में कमियां निकाल रहा है, पर डेफिनेटली उसको लगा कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन हुई है। या बिजनेस करते करते हमारे पास क्या आ जाते हैं? कुछ अनएंटीसिपेटेड इवेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। और उन अनएंटीसिपेटेड इवेंट से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंपनी को अलाउंसेस बनाने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी साउंड कैटेगरी में आए, तो आपको मिस कैलकुलेशन और अनएंटीसिपेटेड इवेंट से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलाउंसेस बनाने पड़ेंगे भैया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो डेफिनेटली पहले टीचर्स क्या थे? हमारे टीचर्स पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे? ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते थे। अब टीचर्स क्या आईटी इनेबल्ड थे? बिल्कुल इनेबल्ड नहीं थे। जब उनको लगा कि भैया ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया, तो उन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया? जी हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, है ना। ऑनलाइन की कैटेगरी की बात करेंगे, आपका फिजिक्स वाला ऑनलाइन की कैटेगरी में चल गया था, आपका बायजूस वाला ऑनलाइन की कैटेगरी में चल गया था, है ना। फिर ऑनलाइन के बाद क्या हुआ? बाजार हमारा चेंज हुआ। लोगों ने बोला कि नहीं भैया, फेस टू फेस से तो बेस्ट कुछ होता ही नहीं है, तो ऑनलाइन मजबूरी का काम होता है भैया हमारे पास। तो इन लोगों को महसूस हुआ, फिजिक्स वाला को या बायजूस वाला को, इन लोगों ने क्या करा? जगह जगह पे आज के डेट में ऑफलाइन सेंटर खोल दी और फ्रेंचाइजी बेच दी। अब फिजिक्स वाला बड़े चौड़े होके आया था कि मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन दूंगा, मैं बच्चों को सस्ती एजुकेशन दूंगा। देता है, ऑनलाइन में देता है बस। मार्केटिंग स्टंट भी करता है कि देखो जी मेरा ये कोर्स 7,000 रुपये का, बच्चे कह रहे हैं सस्ता कर दो, अरे सर 5,000 का कर दो, अरे सर 4,000 का कर दो, अरे बच्चों चलो 2,500 का कर दो। अरे सब पहले से प्लान्ड होता है बेटा।
वो तो स्टोरी बनानी होती है, एक्टिंग करनी होती है, और अच्छी बात एक्टिंग करो, बच्चे बेवकूफ़ बनने को रेडी है, बनाओ, पैसे तो कमाना है बेचारे को कहीं ना कहीं। अब फिजिक्स वाले को पता लग गया कि भैया मैं तो ऑनलाइन के टाइम पे ये वादा कर चुका था बच्चों के साथ कि मैं क्या करूँगा, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा या सस्ता पढ़ाऊँगा। फिर उसने क्या डिसाइड करा, उसने कहा नहीं भैया फेस टू फेस बैच दोबारा वापस आ रहा है, हमें खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ऑनलाइन बर्बाद हो जाएगा। क्या इसने फेस टू फेस बैच में 7,000 रुपये की 6,000 रुपये की फ़ीस रखी, मतलब ही नहीं। आगे अपनी हरकतों में आईआईटी की तैयारी करनी है, 2 लाख रुपए की फ़ीस है। फिर एक स्टंट है कि भैया आप स्कॉलरशिप का टेस्ट दे दो, हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। तो सबसे लोएस्ट फीस क्या होगी, 1 लाख रुपए। तो 2 साल का कोर्स है बेटा, 1 लाख रुपए, 2 साल का कोर्स है, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये साल की फीस आ गई। कोई कमज़ोर फीस है, बहुत बढ़िया फीस है। एक क्लास में 70 बच्चे, 100 बच्चे बैठे हुए हैं। अब बताओ 100 बच्चे बैठे हुए तो 1 करोड़ का धंधा हो गया, 1 करोड़ का बैच हो गया उसका, बढ़िया काम हो गया। तो वो प्रैक्टिकल बना ना, उसने कहा ठीक है भैया ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना, मेरे को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जब मैं फेस टू फेस की कैटेगरी में आऊँगा तो मेरा खर्चा बढ़ेगा, बिल्डिंग का खर्चा बढ़ेगा, मेरे को फ्रेंचाइजी बेचना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी का लाला पैसे मांगता है, तो वहाँ पे मेरा 5,000 का 6,000 रुपये का रेट नहीं चलेगा। तो अगला बंदा अपने सिद्धांत से हिला, और हिलना पड़ेगा, और ये गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है। फेस टू फेस बाजार में बिल्डिंगों के किराए बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख किराया होता है, वहाँ पे 7,000 का कोर्स कैसे बिकेगा भैया, दैट थिंग इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। हालांकि फिजिक्स वाला भी लॉसेज में ही चल रहा है। अब ठीक है, उसका पैसा कमाने का अंदाज कोई डिफरेंट होगा, आने वाला है आईपीओ, देखते हैं किसके सर पे टोपी चढ़ती है। तो धंधा तो करना पड़ेगा। फिलहाल हमारा पर्पस है कि क्या स्ट्रैटेजी हमारी परफेक्ट हो सकती है, आंसर है नो। क्या स्ट्रैटेजी हमारी फ्लॉलेस हो सकती है, आंसर है नो। क्या स्ट्रैटेजी हमारी ऑप्टिमल हो सकती है, आंसर है नो। क्या स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। क्या स्ट्रैटेजी को प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। अब वो फिजिक्स वाला दिल को लगा के बैठ जाता है, नहीं मैंने बच्चों से वादा करा था मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं सस्ते में पढ़ाऊंगा। अरे भैया फेस टू फेस में सस्ते में नहीं पढ़ा सकता, मर जाएगा, वैसे ही लॉस में चल रहा है और लॉस में आ जाएगा। और स्ट्रैटेजी क्या, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है भैया। धंधे में रहना है तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको नखरे करने पड़ेंगे, आपको चरित्र दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था हमारे पास टेली कम्युनिकेशन का एक धंधा है ना, टेली कम्युनिकेशन का धंधा है। बड़ी सारी कंपनीज थी हमारे पास, बड़ी सारी कंपनी थी टेली कम्युनिकेशन में। हमारे पास रिलायंस कम्युनिकेशन था, अनिल अंबानी की कंपनी, जो आज ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास वोडाफोन भी था भैया, हमारे पास आइडिया भी था, हमारे पास एमटीएस भी था, हमारे पास एयरसेल नाम का ब्रांड भी था, हमारे पास एयरटेल नाम का ब्रांड भी था। ठीक है जी। फिर बाजार में एक राक्षस आ गया, राक्षस का नाम क्या था, जियो। आते सारी उसने बैंड बजा दी सबकी, कह रहे लो भैया मज़े ले लो, फ्री में मज़े ले लो, इंटरनेट लेकर आया हूँ, फ्री में मज़े लो। बात बात क्या करते रहते हो, मूवी देखो भैया, टाइम पास करो, इंटरनेट का मैक्सिमम इस्तेमाल करो, इंटरनेट बहुत बढ़िया चीज़ है, वास्ट चीज़ है। उसने आते सारी फ्री की गेम्स चला दी, सारी लुट गई, सारी बर्बाद होगी। अभी तुमने इसका नाम लिया नहीं, बीएसएनएल नाम की कंपनी थी हमारे पास, एमटीएनएल नाम की कंपनी थी हमारे पास। तो रिलायंस कम्युनिकेशन बर्बाद हो गया, भाई की कंपनी बर्बाद होगी। एमटीएस का भाग गया, एयरसेल भाग गया, एयरटेल टिका रहा, जिल्लत की ज़िंदगी जीता रहा, वेट करता रहा, वेट करता रहा, वेट करता रहा। उसके बाद बाजार में वोडाफोन आइडिया, जो आपस में क्या थे, कॉम्पिटिटर्स थे, दुश्मन थे, इन लोगों ने कहा भाई हाथ मिला ले, तेरी हालत भी खस्ता, मेरी हालत भी खस्ता, तू यूके का ब्रांड होगा, भाड़ में जा, अभी हालत खस्ता खस्ता है, तो दोनों हाथ मिला लेते हैं। अगर अकड़ में रहेंगे तो भैया बाहर हो जाएंगे, अकड़ में रहेंगे तो भी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया ने हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद कहते हैं मर्जिंग करने से पावर बढ़ जाती है, मर्जिंग करने से एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं, एसेट बढ़ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है, मार्केटिंग बढ़ जाती है। पर इनका तो बेचारों का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा मर्ज हुआ, ऐसा तगड़ा मर्ज हुआ कि सालों का शेयर दिन पे दिन गिरता ही गया। अभी पीछे आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि भैया हमारा जो वोडाफोन है उसका जो टैक्सेशन है उसमें मोदी साहब कुछ रिलैक्सेशन करने वाले हैं। मोदी साहब मतलब सरकार रिलैक्सेशन करने वाली है, क्योंकि अमेरिका के साथ संपर्क बना, अपने संपर्क अच्छे बनाने हैं, रिश्ते अच्छे बनाने हैं, नहीं तो वो भी टैरिफ मांग तो रही है हमसे। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है भाई यूके बेस्ड कंपनी है या जो भी है, मतलब फॉरेन की बात करेंगे, अगर अमेरिका की तो नहीं है, यूके बेस्ड कंपनी है, तो बाहर की बात करेंगे तो कुछ अच्छे टर्म्स की बात हो रही थी कि ठीक है भाई अमेरिका अपनी अकड़ में टैरिफ लेकर बैठा है, तो हम यूके के साथ क्या करेंगे, अच्छे संपर्क बना लेंगे। तो कोई यूके कोई पिटा हुआ देश तो नहीं है, बहुत बढ़िया देश है, तो वहाँ से हम बिजनेस गेन कर लेंगे। तो मोदी साहब अब कह रहे हैं कि चलो अब यूके को खुश कर लेते हैं। तो ठीक है भैया वोडाफोन पे जो टैक्सेशन का चार्ज बहुत मोटा लगा हुआ था उसको हम थोड़ा कॉम्पनसेट कर लेंगे, ताकि हमारा और बिजनेस धंधा बढ़ सके। उस चक्कर में क्या हुआ भैया, 7-8% वोडाफोन का शेयर एक दिन में बढ़ गया था, 7-8% बढ़ गया था, जहाँ पे थके हुए रेट पे चल रहा था।
तो कहने का मतलब है क्या, इन लोगों ने ये प्रैग्मेटिक वाला फीचर दिखाया है, दिस इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक, कि कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी इनको क्या करना पड़ा, हाथ मिलाना पड़ गया। नहीं तो अगर ये भी अपने जिद में होते तो आज की डेट में मार्केट से आउट हो जाते। तो ये हमारे पास जानकारी है, टॉपिक बहुत बढ़िया था इसलिए मैंने आपसे समय लिया। अभी स्टार्टिंग में समय लगेगा एग्जाम्पल्स को समझाने में, धीरे धीरे आपकी पकड़ बहुत बढ़िया बन जाएगी और फिर आपका आने वाला कोर्स आगे फास्ट चलता रहेगा। अगेन मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने लेट लेक्चर अनाउंस कर रहा हूँ, बीच में कुछ दिक्कत आ गई थी, या और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो मेरे को देखने पड़ते हैं। पर अब मैं इसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाऊंगा, चाहे छोटे छोटे लेक्चर्स करके बढ़ाऊंगा, पर इसकी फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाऊंगा और जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा लेक्चर्स। तो ये हमारे पास जानकारी है जिसमें हमने आपका फ्लेक्सिबल नाम का शब्द भी पढ़ा, परफेक्ट का नाम भी शब्द पढ़ा, फ्लॉलेस भी पढ़ लिया, ऑप्टिमल भी पढ़ लिया, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी भी पढ़ लिया। ठीक है जी, हमने कहा आपको सेकंड बेस्ट चॉइसेस को इंक्लूड करना पड़ेगा, आपको इमरजेंसीज संभालनी पड़ेंगी, आपको तरह तरह के परवेसिव प्रेशर्स संभालने पड़ेंगे। धंधे के अंदर फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, धंधे के अंदर फेलियर्स होते हैं, ज़िंदगी के अंदर भी होते हैं, और उनसे बचने के लिए, मैनेज करने के लिए कंपनी वालों को अलाउंसेस बनाने पड़ते हैं। अलाउंसेस के बारे में तो आप बड़े ख़तरनाक लोग हैं, है ना, हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA, है ना, DNS अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, टैक्सेशन में आपने पढ़ा ही हुआ है। तो वो साफ कह रहे हैं कि भैया अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को साउंड स्ट्रैटेजी तभी कह सकते हैं जब आप तरह तरह के अलाउंसेस मेंटेन करेंगे। राइट एवरीबडी। तो चाहे आप सीए बनने की बात करिए, प्लान बी आपका बना हुआ है, टेंशन मत लो, पहले जान लगा दो सीए की, जिस दिन तुम्हें पैसे की टाइटनेस आएगी मेरे पास आ जाना, सारे कोर्सेज फ्री करा दूंगा। ठीक है, बस एक आई कार्ड दिखा देना, प्रमाणित दे देना कि भैया हम सीए वाले बच्चे हैं, सीए वाले बच्चों से मेरा विशेष लगाव है, आपकी सेवा के लिए विकास कपूर हमेशा हाजिर रहेगा। चलो, कोई समस्या, कोई डाउट होता है इस नंबर पे बात कर लेना। और जो मेरा नाम है डैट इज, इस नंबर पे आप बात कर लेना। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लक्ष्य। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं गेम, जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।